सरकारी अधिकारियों से आपकी बहुत ज्यादा बहस होती है। सरकारी आदमी अगर अपना काम सही से नहीं करता, उसको मैं नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं बख्शने वाले। आज हमारे साथ पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी भुवन जोशी जी बीजेपी से मौजूद हैं। सरकार और समाज जब मिल के काम करता है तभी बदलाव आता है, खाली सरकार से ही बदलाव नहीं आता। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि दी। आपको दुनिया के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं नहीं सीखूं, नहीं अडॉप्ट करूं, तो दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं। 2027 के चुनाव हमारे आ रहे हैं, तो कुछ प्लान है आपका कि आगे कुछ विजन है? आपके खास मित्र लोग भी खड़े हो रहे हैं आपके अपोजिशन में, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मुख्यमंत्री में आप योगी जी को ज्यादा बेहतर मानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी? हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज है वो बच्चों के सब्जेक्ट में क्यों नहीं है? आध्यात्मिक टूरिज्म को पिकनिक स्पॉट बना बैठे। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। बाहर वालों की वजह से उत्तराखंड में रोजी रोटी उनकी वजह से चलेगी उत्तराखंड की। एक विशेष वर्ग के लिए सोचने के हिसाब से ये शहर बड़ा गंदा हो। आपको कहीं लगता है कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पे ये बिजनेसमैन कुछ आपसे नाराज है क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी चल रही है? जो आप बनपुलपुरा की बात कर रहे हैं, ये हल्द्वानी के ऊपर एक बदनुमा दाग है। उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी हम नशे में नहीं खराब, पहाड़ ना अंदर बसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी भुवन जोशी जी बीजेपी से मौजूद हैं। भुवन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अंजनी जी, और आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके चैनल के श्रोताओं को सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भुवन जी, आप जिस समाज से आते हैं, हमारे पहाड़ बिल्कुल इंटीरियर जो पहाड़ है देवीधुरा, ठीक है, तो वहाँ से टुटकिया हल्द्वानी आना, ठीक है, शहर पे आना, एजुकेशन ग्रहण करना, तो थोड़ा सा मैं ये आपकी इनिशियल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, चाहे दर्शकों को पता चले आपकी इनिशियल जर्नी क्या रहे। अंजनी जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जिसको आप बोलते हो तो पूरा देवीधुरा क्षेत्र चंपावत जिले में आता है। तो वहीं गागर गांव है, तो वो देवीधुरा से भी 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, आज तो नहीं, अब रोड जाती है, लेकिन मेरे आने के बहुत टाइम बाद रोड अभी गई है कुछ सालों से। तो पैदल था, तो हमने हाई स्कूल तक की मेरी एजुकेशन ढाकाल प्राइमरी ढाकाल स्कूल से ही रही है। हाई स्कूल में क्या हुआ कि पढ़ाई करी या प्रभु की कृपा रही, अब तो प्रभु की कृपा कहते हैं, पढ़ाई तो सबने करी। तो हाई स्कूल से हम उन दिनों फर्स्ट बहुत कम आते थे, तो 2 ही जने फर्स्ट आए पूरे 10-20 स्कूलों में। तो उन दिनों तो फर्स्ट आना मतलब आवाज जैसी होती थी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाई स्कूल हाँ, में पहले फर्स्ट उत्तर आना प्रदेश था। बहुत बड़ी बात होती थी। तो फर्स्ट आते ही चारों ओर गूंज हो जाती थी कि फर्स्ट कौन आया, किसका बच्चा आया। तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आया, तो फिर परिवार और गांव में चर्चा हुई कि ये पढ़ सकता है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजा जाए, क्योंकि अभाव बहुत थे। और आज भी मैं देखता हूँ अभाव अभी भी बहुत है। बहुत चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, और बहुत चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब से आई हो पर चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें ठीक करने में और नए अपने विज़न को सेट करने में समय लगता है, तो वो चीज़ें ठीक हो रही। लेकिन पहाड़ों का जीवन मैंने बहुत जिया है। तो एक पहाड़ों का जो मेन जीवन होता है, हाई स्कूल तक ही बच्चा भी रहता है और हाई स्कूल तक ही जिया भी जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर आगे की पढ़ाई, जिम्मेदारी,
फिर वो अलग एजुकेशन की चालू हो जाती है। तो मैंने पहाड़ बड़ी मज़े में जिया, बहुत खूबसूरती से जिया है। ग्वाला जाना, स्कूल जाना, पानी लाना, नौले से पानी लाना। लाइट होती नहीं थी, मैंने हाई स्कूल लम्फू में ही किया है। लम्फू कहते हैं हम लोग, जो केरोसिन से चलता। अच्छा, उसके बाद भी मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि टॉप किया आपने हाँ, हाई स्कूल। उस समय, बहुत बड़ी बात है। ये पहाड़ में बहुत जीवन हमने, जो पहाड़ी जीवन जिसे कहते हैं, तो वो मैंने जिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने वो जीवन, वो बारीक चीजें सब पिताजी जिए। का शुरू से सहयोग रहा भुवन जी आपको, आपकी पढ़ाई लिखाई में शुरू से सहयोग रहा? पिताजी हमारे आर्मी में थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे, पिछले 5-6 महीने पहले ही गुजर गए। लेकिन पिताजी बड़े, जो हमारा संघर्ष आज जो लोग देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं पिताजी ने, जो एक आर्मी बैकग्राउंड होने के नाते, पिताजी हमारे आर्टिलरी में थे, आर्मी में थे, और तीनों युद्ध लड़े हैं हमारे पिताजी ने। अच्छा। चाइना और पाकिस्तान के साथ के जो युद्ध हुए, तो वो तीनों युद्ध हमारे पिताजी ने लड़े हैं। और रिटायर भी बहुत, पेंशन आ गए थे, तो फिर उसके बाद वहीं दुकान पहाड़ में खोली, राशन की और कपड़ों की, और जो मिक्स होती है आजकल दुकानें पहाड़ों में, तो मैं पूरा दुकान का भी पूरा सहयोग करता हूँ। आप यकीन मानेंगे, मैंने अपना जो 8-9-10 3 साल है, तो पूरा राशन का रजिस्टर भरना, क्योंकि मैं उस समय पढ़ने लिखने लग गया था। तो पिताजी लोग हमारे आर्मी में जब हुए थे, तो उतनी पढ़ाई उस समय नहीं होती, तो आर्मी जाते जाते ही सीखे थे सब लोग। थोड़ा सा मैं आपको इसमें इंटरप्ट करूंगा, आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। अच्छा, तो एक भाई आप मेरे सबसे साथ, बड़े? आप सबसे? नहीं, मेरे से बड़े भैया हो, अच्छा ये सिविल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हो। अच्छा अच्छा वो जेपी हाइड्रो पावर में, हाँ, अभी भूटान है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो छोटा भाई मेरा मेरे साथ ही कारोबार में है। तो कारोबार तो वही देखता है, इसीलिए मुझे समाज में और अच्छा। ये संगठन का काम करने का मौका भी तभी मिलता है कि जब मेरे पास ऐसा छोटा भाई है। सही बात। तो कैसे, कभी कैसा मन में नहीं आया कि पापा आर्मी में थे तो मुझे भी देश सेवा के लिए जाना चाहिए? उन्होंने 3 लड़ाई लड़ी हैं, देश के लिए इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो कोई मन में नहीं आया कि नहीं मुझे भी सोल्जर बनना है, मुझे भी आर्मी में जाना है? ऐसा कुछ कभी मन में आया बचपन में था? नहीं था, शुरू में तो यही था कि पहले पढ़ना है और फिर आगे जाके ऑफिसर बनना है। तो कहीं ना कहीं आर्मी परिवार के होने के नाते हर आदमी सोचता है मैं अपने पिताजी वाले आर्मी वाली फैमिली में, अमूमन मैंने देखा, मैं पैर नहीं हूँ कि मैं अधिकारी बनूं, एक इच्छा रहती है देख इसलिए मैंने आपसे पूछा ये सब। मेडल देख के, पिताजी के मेडल आप देखेंगे तो उसको देख के लगता है, बड़ा अंदर तक आवाज आती है ऑफिसर बनना आ रही है। आते आते फिर मैंने जैसे कहा कि हल्द्वानी पढ़ाई के लिए आ गए, तो यहाँ आते आते चीजें फिर अलग संघर्ष में चली जाती है। तो आपका मतलब फिर आते आते और आदमी के जीवन में घटनाएं होते होते जाना कहीं होता है, चला कहीं जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमने इंटर किया एमबी इंटर कॉलेज से, तो बीएससी उसके बाद एक ही होता था पहले, कि पहले इंटर करना है, फिर बीए बीएससी बीकॉम, जिसको जो करना है वो करेगा, फिर सोचना चालू करेगा कि मुझे क्या करना है। ये पहले का पैटर्न होता था। आज का तो कुरिकुलम अलग है, सब एजुकेशन का सिस्टम अलग है। तो हमारे टाइम में जैसे हमने बीएससी एमबी डिग्री कॉलेज में बीएससी में गए, तो फिर अपने साथों को ढूंढता आदमी, वो 2-4 महीने का गैप होता है, जब 12 लोग, कोई बीकॉम कोई बीए अपने अपने पार्ट में जाते। तो हमारे साथ के जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो परम मित्र होते हैं, पता लगा जी कोई इंजीनियरिंग करने चला गया, कोई बीसीए करने चला गया, कोई बाहर मर्चेंट नेवी इधर करने चला गया, तो अलग अलग चले गए। तो हमारा क्या हुआ कि पिताजी पहाड़ में ही दुकान चलाते थे। अच्छा। यहाँ माताजी, मैं और छोटा भाई पढ़ने आए थे, माताजी भोजन वगैरह के लिए, और मैं और छोटा भाई पढ़ने के लिए। मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ सर। तो 10th जैसे आपने टॉप किया, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आपने बोला नहीं भाई, अब हमें देवीधुरा से निकलना चाहिए, अब हमें हल्द्वानी आना चाहिए। तो ये हल्द्वानी आने का दिमाग में कैसे आया कि हल्द्वानी में ही एजुकेशन करनी है, या और भी सिटीज थी, ऑप्शन थे आपके पास? ये था कि
हमारे क्षेत्र से कभी भी जो नियरेस्ट पहाड़ होता है, नियरेस्ट एक शहर जिसको बोलते हैं जहाँ पे एजुकेशन और जहाँ पे हॉस्पिटल है, आज भी हल्द्वानी हल्द्वानी है कुमाऊं मंडल में। हाँ 20-25 सालों से हमारे दौर से भी और हमारे पिताजी के दौर से भी हल्द्वानी रहा है हमारे नियर बाई क्षेत्रों में। तो गांव का जब प्रेशर आया कि ये बच्चा पढ़ सकता है इसे भेजो, तो फिर ये हुआ कि माताजी जैसे आजकल लोग पहाड़ से यहाँ या यहाँ के लोग अब कहीं देहरादून या कोटा या कहीं जा रहे हैं जैसे अपने गार्जियन के साथ, तो मैं वहाँ से यहाँ आया छोटे भाई के साथ। तो दोनों भाई पढ़ाई करते थे, माताजी भोजन कराती थी। गांव वालों का प्रेशर था कि ये बच्चे पढ़ सकते हैं थोड़ा ये ठीक। यहाँ पे किराए पे घर लिया आपने? यहाँ क्या था कि आर्मी जब पिताजी हमारे अच्छा, आर्मी हाँ। में थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक आवास विकास में उसी समय TWS जो एक सिंगल मकान क्वार्टर्स कमरे वाला हाँ, होता है, हाँ जी। तो वो इनरोल कर दिया था, वो आ गया था। तो आ गया था तो प्रभु की कृपा रहेगी, हमारे आते आते हमारे पास वो व्यवस्था हो गई। तो भगवान की कृपा, हमारे पास माँ बाराही की कृपा पहले से ही बहुत रही है। तो इस नाते, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि ये बनना क्या है और समाज में कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना, तो फिर एक हमारे जो ताऊ जी थे, ताऊ जी हमारे बहुत एक उधर फेमस व्यक्ति थे, प्रधान रहे हैं बहुत। अच्छा, तो पहले आपने देखा होगा पहाड़ों में जो प्रधान रहते थे उनकी बहुत चलती थी बिल्कुल, मतलब वो प्योरली समाज के लिए करते थे। अपना घर का कुछ ना देख के, अपने घर का राशन पानी लेके, समाज के अपने लिए घर का चाय, उन दिनों चाय के लिए चीनी भी बाहर से आती थी, सब कुछ खरीदना, और ज्यादा सब्जी उब्जी तो वही होती थी, लेकिन बाकी चीजें तो वो पूरा जीवन उन्होंने समाज में लगाया। तो उनकी प्रेरणा से देश के लिए, करने के लिए, समाज में इस तरीके से भी काम किया जा सकता है करके थोड़ा ये प्रेरणा आई। और पिताजी जिस हिसाब से संघर्ष करते थे, और अभी तक जब उनका अंतिम जीवन चल रहा था उस समय तक भी बहुत एक्टिव थे। उनकी एक्टिवनेस देख के आज भी लगता है कि हम फिर भी एक्टिव में हैं। जो वो 80 से ऊपर की एज में एक्टिव रहते थे, तो उनसे अभी भी कर्तव्य करने का जज्बा आता है। और ताऊ जी की प्रेरणा से जो समाज में काम करते थे, तो आप मैं समाज में काम करने का या देश के प्रति काम करने का लगाव में ये बताऊं कि जब हम अपने गांव से कभी दूसरे गांव कभी जाते थे, तो मैं अपने नैनिहाल जब जाता था, तो रास्ते में अगर रात हो गई या कहीं भोजन करने पहले पड़ाव होते थे कि शाम हो गई, पहले वहां रुक जाना फिर वहां जाना। तो मुझे ध्यान है कि एक बार मेरे साथ घटना हुई थी कि हमें जो रोटी मिली, तो मडवे की रोटी चलती थी पहले, गेहूं तो होता नहीं था। गेहूं तो हम इंतजार करते थे कोई मेहमान आएगा, उसकी रोटी बचेगी तो उसको खाएंगे। तो एक जगह ऐसे ही वाकया हुआ कि उन्होंने कहा ये खिमान जी के भतीजे हैं, मतलब मेरे ताऊ जी का नाम स्वर्गीय श्री खिमान जोशी है। तो उन्होंने कहा उनके भतीजे हैं, तो मेरी रोटी रोक के उस रोटी को गेहूं की रोटी के साथ एक्सेप्ट करके, नहीं नहीं आप तो उस परिवार से हैं ऐसे। तो ये सम्मान जब देखा कि एक नेता का सम्मान क्या होता है, एक सामाजिक आदमी के काम करने का सम्मान क्या होता है, तब उस समय से लगा कि यार समाज में भी काम करना है। आर्थिक जीवन के लिए रोजी रोटी और आर्थिक संसाधन जुटाना जरूरी है, लेकिन समाज में काम करके कुछ करते जाना है। तो जब आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद फिर आप पॉलिटिकली और सामाजिक जो आपने काम किए हैं, ये प्रेरणा तो आपको आपके ताऊजी से और आपके पापा से मिली। तो हमने ये भी सुना है कि आपने काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं, स्कूल आप काफ़ी चलाते हैं पहाड़ों में, और वहाँ पे इवन सैलरी आप अपनी पर्सनल जेब से देते हैं, अपनी पॉकेट से देते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, थोड़ी पीड़ा होती है कि अभी भी कहीं जगह ऐसी स्थितियां बरकरार हैं। मैं जब अपने गांव निरंतर जाता रहता, तो स्कूलों में ये अभाव थी, इसकी चर्चा करने में पीछे था कि आप सरकार से निवेदन करो। उस समय कांग्रेस की सरकार अभी रहती थी, और एक ही था कि आप क्या कर सकते हैं। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ के मैंने कहा जी मैं अपने नियर बाई जितने भी मेरे क्षेत्र में स्कूल हैं कितना मैं कर सकूँ। तो जब मैं पहाड़ में 6 महीने में 1 साल में जाता था, तो हर बार एक कंप्यूटर लेके जाता था, एक स्क्रीन से। मैं जानता था कि शिक्षक नहीं है,
और सरकारी व्यवस्था में जल्दी से पद सृजित करना और ये सब दिक्कत होती है। तो ये था कि आपस में डोनेशन करके कुछ लोग करते थे गाँव के। तो मैंने कहा जी इसको पहले 1 साल के लिए मेरा भरिए, फिर आगे रिन्यू करेंगे। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ स्कूलों में यह गॉप करती रही तो करते रहे, यही आगे करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे। देखो कहीं ना कहीं सरकार और समाज जब मिल के काम करता है तभी बदलाव आता है। खाली सरकार से ही बदलाव नहीं आता, समाज के व्यक्तियों ने भी पहले अपना समय दे के, अपना कर्मन धन दे के दोनों के सहयोग से ही आगे विकास बढ़ा है। हमें निरंतर करते रहना पड़ता है। बोल जी, जो आप कार्य कर रहे हैं ये एक्सेप्शनल कार्य है, और लोगों की समाज सेवा करना और बच्चों को पढ़ाना, बुक्स देना, उनको कंप्यूटर देना, और इसमें जो आपका कुछ वोकेशन ट्रेनिंग भी आप देते हैं। हाँ ये बड़ा वोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं जो इक्विप्ड हो जाए प्रोफेशनल जॉब के लिए। तो ये दिमाग में कहाँ से आया कि हमें ये वोकेशन ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए? देखिए अंजनी जी, ये सब चीजें मेरे साथ घटित हुई हैं। तो घटित होने का मतलब ये था कि वो अभाव देखा है मैंने। यहाँ है जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी आंदोलन में थे, तो इस समय आपने देखा होगा कि पहाड़ से पिताजी पैसा भेजते थे, तो यहाँ पे कुछ पैसा भेजने में 1 महीने दिक्कत आ गई थी, तो उसी से हम कल आते थे। तो उसमें मुझे लगा कि आजकल अगर मेरे पास कोई रोजगार हो रहा होता या मैं कुछ कर रहा होता तो कुछ ना कुछ एक एडिशनल ये वाला गैप उससे फुलफिल हो जाता। तो जब हमारे गुरुजी रहे DK पंती जी, अभी प्रिंसिपल है वो MB विद्यालय ही, तो कोरोना के बाद जब वो प्रिंसिपल बने तो फिर बातचीत हुई कि आइए पुराने छात्रों के नाते मेरा, जब मैं हमारे गुरुजी रहे लघु ग्रंथ में, उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई है। तो फिर ये हुआ कि स्कूल की पहले की हालत बहुत स्तन थी। पहले इंटीग्रल कॉलेज आपने देखा होगा अपने टाइम में, हमारे 10-20 साल पहले या उससे भी पहले बहुत छात्र होते थे। तो फिर ये हुआ कि छात्र कम होते जा रहे हैं और हमारा स्कूल है इसको कैसे करा जा रहे। और अधिकतर मैंने देखा वहाँ पे आप देखेंगे तो गरीब छात्र ही, वैसे तो सरकारी स्कूल में गरीब छात्रों के बच्चे ही पढ़ते हैं, और वहाँ पे और गरीब के छात्रों के, हमारे पहाड़ से जो भी आते हैं, यही रहता है कि MB इंटर कॉलेज में कम पैसों में पढ़ाई हो जाएगी। तो सब गरीब छात्र ही, ज़्यादातर अभिभावक के भी गरीब होते हैं, छात्रों के पास उतना पैसा होता नहीं। तो और दुनिया बदल रही है। देखो कहीं ना कहीं अंजनी जी मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दुनिया से बहुत पहले से प्रोफेशनली जुड़ा हूँ। मैं 96 से कंप्यूटर की दुनिया से जुड़ा, और आज इस सदी को हम डिजिटल, ग्लोबली इसको डिजिटल सदी बोलते हैं, और दुनिया को अब डिजिटल दुनिया बोलने लगे। तो मैंने इस दुनिया के बहुत सावन भादो देखे हैं, परिवर्तन देखा है, बदलता हुआ भारत देखा है। तो मैं उसी फील्ड से था, उसी फील्ड में मैंने एजुकेशन ली, उसी में मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, तो मैं उससे हर समय जुड़ा रहा। तो तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन छात्रों को 12th पास करते करते 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि अनस्किल्ड होके आप नौकरी ढूंढो, तो आपको नौकरी अलग टाइप की मिलेगी, आपकी इमेज अलग टाइप की होगी, तनख्वाह कम होगी, और तनख्वाह आपकी होगी, कितनी होगी नहीं होगी, तो आपकी पूरा कैरियर ही बदल जाता है। और मुझे लगता है जब गुरुजी से बात हुई, मैंने कहा गुरुजी एक काम करते हैं, यहाँ पे 12th जो हो जाए लोग, इनको पूरा विचार करके फिर हमें लगा कि इनको कंप्यूटर और टैली का कोर्स करा लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्किल्ड मैन पावर में आ गए। तो जो वो उसमें क्या होता है, कोई टाइपिंग सीख लेगा, कोई हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीख लेगा, कोई अच्छा कंप्यूटर सीख लेगा तो एनिमेशन की दुनिया है उस कैरियर में कर लेगा। टैली के बहुत स्कोप है GST आने के बाद। एडवोकेट बनने के पीछे भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एक आजकल प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं, तो मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं।
तो हमें लगा कि हम 12th तक बच्चों को 100 बच्चों को ऐसा स्किल बना दें कि हर साल 100 बच्चे निकलते रहें और वो आगे अपना कैरियर उसमें बनाएं। और एक मुहिम टाइप की हमने स्टार्ट भरी वहाँ से। तो वो सोच इसी से आई। अभावों को देखते हुए हमने जो समझा था उसी को आज भी मानते हुए कि दोनों चीज़ को मिलाते हैं तो नए रास्ते निकलते हैं। और यही जो हम विकास की बात करते हैं, मिल के विकास करने की बात करते हैं, उसी का एक छोटा सा मॉडल है। आगे 3-4 साल हो गए, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मुझे अंजनी जी ये विश्वास है कि ये मॉडल हमें पूरे प्रदेश में लाना होगा। बिल्कुल सही बात। भुवन जी, ये तो रही बात स्किल डेवलपमेंट की, वोकेशन ट्रेनिंग की, जो हमारे यंगस्टर्स दे रहे हैं। और मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है, कोई भी हमारे पहाड़ का व्यक्ति आता है स्पोर्ट्स पर्सन, उसको भी ग्रूम करने के लिए आप पूरी तरीके से सहभागी बनते हैं, उनकी भी आप फाइनेंशियली काफी मदद करते हैं, सपोर्ट करते क्या है अंजनी जी, मेरी हर चीज़ें वहीं जुड़ जा रही है अभाव और अपने एक्सपीरियंस में। हम जब क्रिकेट खेलते थे पहाड़ों में, तो पहाड़ों में क्या होता है कि गांव वाइज क्रिकेट होता है। इस गांव की टीम हो गई, अगले गांव की टीम हो गई, तो दूर दूर जाना पड़ता है। गांव भी अपने आप में 5-7 किलोमीटर होते हैं। तो कहीं पे टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे 8-10 गांव के लोग आके फिर टूर्नामेंट देता था। तो वहाँ पे संसाधन को जोड़ना, बैट जोड़ना, वैसे तो लकड़ी के बैट ज्यादातर बनाते थे, भारी होते थे। तो कहीं से हल्का बैट बन के आ जाए तो ऐसा लगता था बहुत टीम के लिए बहुत बड़ी चीज आ गई। और टूर्नामेंट जीतने से ज्यादा ये होता था कि टूर्नामेंट जीतने के बाद एक गिलास मिलने वाली है या एक कटोरी मिलने वाली है या थाली मिलने वाली है, ये ना मिलते थे पूरी। या तो कभी कभी तो ये होता था कि एक बड़ा परात बोलते हैं हम, थाली का बड़ा रूट, पूरी टीम को एक ही मिलेगा जी। हाँ, हम लोग को भी यही मिलता था। या ये होता था जी ऐसा, उसको गिलास मिलेगा उसको थाली मिलेगी। अब इसके लिए नहीं मैच खेलते थे, मैच खेलते थे कि थाली चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वो उसका बड़ा रूप है, खरीदना होता है। तो ये हकीकत में जी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कम कर पाऊंगा, फील ज्यादा कहता है ना। तो उस अभाव को देखते हुए अभी भी मुझे लगता है, आप अंजनी जी एक बात बताइए, आज कोई बच्चा मेरी तरह ही पहाड़ से यहाँ आया होगा और वैसे ही एमबी इंटर कॉलेज में अभाव में अपनी माताजी अपने भाई के साथ पढ़ने आया होगा, उसको भी खेलने की चाहत होगी। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे बच्चों को जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, जहाँ पे अभाव होता है, तो आगे निकलेंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो मुझे कहीं पे भी हल्द्वानी में मैं सबसे कहता हूँ, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कहीं पे भी कोई स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हो तो उन कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आया हूँ और आगे भी लेता रहता हूँ। क्योंकि इसके पीछे दो चीजें हमारी हल होगा। एक तो जब आपके पास खेल की भावना आ जाएगी, स्पिरिट आ जाएगी, तो नशे से दूर तो आप उसको ऑटोमेटिक मान लीजिए, जो बच्चा स्पोर्ट्स में प्रतिभागी होगा बिल्कुल, तो उसकी थॉट बदलेगा। और दूसरा उसका शारीरिक विकास, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीवन में कुछ करने के लिए पहले शरीर से मजबूत होना बहुत चाहिए। हम लोग भी ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि पहाड़ का मंडवा, पिताजी का संघर्ष, खेतों में बोझ ढोया हुआ, मैं 50 किलो के जो घोड़े, जैसे घोड़ा ना एक साइड 50 किलो एक साइड 50 किलो लाता, पहाड़ों में चलता अभी, तो मैं दिन में जब राशन आता था मैं अकेले 50 किलो को उलट पलट के एक के ऊपर एक 3-4 गतिया कर, तो वो चीजें फिर खाते थे, दौड़ते थे, संघर्ष था, तो शरीर था, तो कुछ कर गुजरने की इच्छा उसी से आती है। तो मैं नए युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका शरीर है तभी आप कुछ कर सकते हो, अगर शरीर नहीं है तो सर आप उसी में उलझन में रह जाओगे, आप उसी में टूट जाओगे। आपकी स्पिरिट तो काम करेगी, आपका मन तो करेगा, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा होगा। अगर आपका मन और शरीर साथ दे रहा होगा तो आप माझी की तरह कुछ भी कर जाओगे। और पहाड़ों में काम करने के पीछे आपका मन और शरीर मजबूत चाहिए, नहीं बहुत बड़ी बात बोली आप। इसके बिना मुश्किल। मन है, शरीर लेकिन बनाया नहीं है पहले। शरीर है समाज के लिए, अच्छी सोच के लिए, मन नहीं बनाया, नशे में आ गए, वो भी बेकार है। तो
मैं आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से ये क्लियर मैसेज है कि कुछ करना है तो मन और शरीर दोनों चाहिए, दोनों, तभी आप परफेक्ट कुछ कर सकते। मोहन जी, जो आपका दौर था और जो अब का दौर है, थोड़ा अंतर है। ठीक है, पहले जो दौर था हम लोग मिट्टी में खेलते थे, सब चीजें जो होती थी टेक्नोलॉजी थी नहीं, अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? अ, जैसे संगठन के मेरे वक्ता के नाते मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, तो जैसा आपने क्वेश्चन किया उसका मैंने कहीं पे क्वेश्चन आया तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया। ये डिजिटल दुनिया है, ये नई दुनिया है। इस नई दुनिया का एक ही सिद्धांत है मेरी नजर में, आपको दुनिया के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं नहीं सीखूं, नहीं अडॉप्ट करूं, तो दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं। क्लियर मैसेज है कि दुनिया के साथ उसको सीखते हुए उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िए। मेरी नज़र में एक ही रास्ता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल यूज करने का दौर है। 12-12 घंटे बच्चे मोबाइल में ही हैं, और हम लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। अब उसके 3 मायने हैं। 12 घंटे किसी, मैं देखता हूँ अपने कॉलोनी में इधर उधर, अगर 12 घंटे बाद या 10 घंटे बाद या 3 घंटे भी उसके मोबाइल यूज करने के बाद आप उससे पूछो इस 3 घंटे में आपने क्या सीखा, तो जो अननेसेसरी इंटरटेन के लिए देख रहा होगा उसने कुछ नहीं सीखा होगा। हो सकता है पॉजिटिव चीजें ना सीखे, लेकिन उतनी देर में बहुत पॉजिटिव सीख सकता था। वो बता सकता था कि 3 घंटे मैंने स्टडी करी कि उत्तराखंड कब बना, कब से बना, क्या हमारे संसाधन थे, क्या थे। ये भी एक रिसर्च है, उसका सही उपयोग है। एक है कि आप रील पे रील, और एआई की दुनिया आ गई, आगे दुनिया और बहुत खराब होने वाली है। दुनिया पता नहीं है कि कितनी खराब होने वाली है, इसका भी आकलन करना मुश्किल। तो इस दौर का आकलन इतने से कर लिया जाए कि मैं जो अपना समय का उपयोग करूं मोबाइल में वो सही करूं, तो आप बचे रहो। बिल्कुल। दुनिया आज ही नहीं बदली है, दुनिया हमारे मेरे बूबू से पिताजी में, पिताजी से मेरे में, और मेरे से मेरे बच्चे में, बिल्कुल दुनिया मोहन जी। बदलती रही। मोहन जी, जैसे ना अभी ये टेक्नोलॉजी जो हम पे हावी हो रही है, अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनी जो आईटी कंपनीज है, एआई की वजह से 600 एम्प्लॉयज निकाल दिए, 800 एम्प्लॉयज निकाल दिए। अब इनकी भी फैमिलीज है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है, हम मैन पावर जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जॉब ही खा रही। कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी है जी, ये चीज है। भुवन जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है समाज, और 2027 के चुनाव हमारे आ रहे हैं नजदीक, तो कुछ प्लान है आपका कि आगे कुछ विजन है? क्योंकि कुछ पावर रहती है इंसान के हाथ में तो डेफिनेटली वो समाज के लिए और करता है। देखिए सर, एक ही प्लान है कि कुछ करना है, और वो निरंतर, जब मैं गांव से हल्द्वानी में पहुंचा हूँ और तब से ही मैं व्यापारी के साथ साथ अपने समाज में तब से ही लगा हूँ। 20-25 साल से जब से हैं स्वयं सेवक भी ना, उस समय में भी काम कब से ही करते हैं, अभी करना चालू नहीं किया। तो जो चीज़ें पृष्ठभूमिका में रही हैं, तो उनके साथ अभी भी एक ही है कि कुछ करना है। करने के पीछे कभी समाज आता है, कभी राजनीतिक चीजें आती हैं, कभी अपना ये होता है कि करोगे कैसे। बट इस बार तो भुवन जी जो कैंडिडेट हैं, सुनने में जो हमें आया है मार्केट के थ्रू की आपके खास मित्र लोग भी खड़े हो रहे हैं आपके अपोजिशन में, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं, अपोजिशन में नहीं है, हमारे सभी आपके मित्र साथ हैं, ही, हाँ। सभी। अभी देखो संगठन के साथ सभी लोग साथ साथ काम करते आए। कोई हमारे सीनियर हैं, और कुछ सब संगठन में ऊपर नीचे काम होते रहता है। तो सब लोग साथ मिलके ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप पक्ष विपक्ष नहीं है,
सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, वो भी मतभेद नहीं होते हैं। देखो क्या होता है, आपने जैसे पहला क्वेश्चन जब इससे पहले किया था कि करना क्या है, तो करने के पीछे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चुन के कहीं बैठते हो, तो इम्प्लीमेंट करने का एक नजरिया सबके अलग अलग होता है। मेरा नजरिया हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें करके बड़ा बदलाव आता है वाला हो। कुछ नजर सबके अपने अपने मॉडल होते हैं। देखो नजरिया। हमारे हमारे घर में भी अगर हम 3 भाई हैं तो तीनों के अलग अलग सोच है, अलग अलग मॉडल है। बिल्कुल। तो इसी नाते मेरा भी मॉडल है कि मैं कभी कुछ अगर पार्टी सोचेगी देखेगी तो समाज में तो काम कर ही रहे, लेकिन उस नाते भी कभी काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, और करेंगे तो कुछ करके भी दिखाएंगे। पिछले कुछ सालों में हमारे हल्द्वानी में, ठीक है, आपको लगता है कि पार्किंग व्यवस्था और जो हमारी जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हल्द्वानी इम्प्रूव कर रहा है? कुछ डेवलपमेंट हुई है, आपको क्या लगता देखिए जी, कुछ चीज है, पार्किंग के लिए जगह चाहिए। कहीं भी चीजों को अगर अच्छा बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए, और स्पेस में आपकी जगहों में कुछ जगह जिनको अतिक्रमणकारी कहते हैं या जिनको अननेसेसरी कुछ कुछ वर्गों के लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो काफी चीजें, ये सब चीजें ठीक करने की जरूरत अभी भी है। और ये सब कांग्रेस के शासनकाल में पहाड़ के लिए सोचना, हल्द्वानी के लिए सोचना, ये कम होने के बजाय एक विशेष वर्ग के लिए सोचने के हिसाब से ये शहर बड़ा गंदा हो। इस शहर में आप देखेंगे तो शांति, पीसफुल, विकास, हरियाली, शुद्ध हवा, एक आवागमन, सरल आवागमन। आप कभी भी निकलिए, कहीं भी निकलिए, पहले आप देखेंगे साइकिल में निकलते थे लोग, कोई किसी को डर नहीं, आराम से निकलते। तो बीच में कांग्रेस के शासनकाल में कुछ उनके शासनकाल में गलतियां जो कर गए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काफी चीजें अब आपने देखा होगा ठीक हो रही, ठीक होने लग गई हैं, ठीक हो चुकी हैं, और आगे का रोड मैप उसका ठीक होने का है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि दी, जमरानी बांध दिया, बड़ी बड़ी योजनाएं दी। तो ये जब मॉडल हमारे हल्द्वानी में आएगा और ये धरातल पर आएगा, तो ये आपको सुंदर हल्द्वानी, विकसित हल्द्वानी की ओर, और जो आपने ये 2-3 चीजें बहुत वाकई में सब लोगों को परेशान करने वाली हैं, जाम और पार्किंग व्यवस्था, इन दोनों के लिए और सोचना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होता है, जैसे आपने विकास के मॉडल कहे, मुझे लगता है कहीं कहीं पे सरकारें या सरकार के नेताओं की मंशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अधिकारियों की गड़बड़ी से, सरकार हमारी है लेकिन अधिकारियों का भी, जो नीचे तबके का, जो वाकई में रूट लेवल का अधिकारी जो देखता है, उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी। नेता के ही एक्टिव होने से, डंडा चलाने से उतना काम नहीं होता है, जो कि उनकी जिम्मेदारी है। भुवन जी, जो हमने आपकी छवि देखी है, जो हमने भी कुछ आपकी इंक्वायरी की है, कुछ सर्वे किए हैं हमने भी आपका, तो सरकारी अधिकारियों से आपकी बहुत ज़्यादा बहस होती है। कुछ काम किसी गरीब का ही फंसता है तो आप आगे खड़े रहते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो सरकारी अधिकारी आपको लगता है काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? क्या उनको कैसे जगाया जाए, कैसे जागरूक किया जाए? नहीं कर रहे नहीं बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे क्योंकि अधिकारी आपकी तो भी हैं। तीखी नोकझोंक हर डिपार्टमेंट में मुझे लगता है हर एक बड़े ऑफिसर से हुई होगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए अंजनी जी, हमारा काम समाज में अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी ना, अब जब हम उसकी परेशानी को लेके अधिकारी के पास जाते हैं और पता लगता है कि ये लीगल है, इसको करना था आपने, थोड़ा सा समय का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फिर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी के नाते तनख्वाह आप जिस काम के लिए ले रहे हो, उस काम को तो आप ही करोगे ना।
सरकारी आदमी अगर अपना काम सही से नहीं करता है, उसको मैं नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं बख्शने वाले, हमारे केंद्र की सरकार भी नहीं बख्शने वाली। आपने देखा होगा सब लोग हमारे सरकारों में अंदर कर दिए जाते हैं। तो ये आप एक स्पष्ट संदेश है कि आपको आपका काम टाइम से करना पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, टाइम से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोबारा अपना सख्त संदेश अपने अधिकारियों को, सरकार में मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं बख्शने वाले, अधिकारी अपना काम समय से करे, बार बार मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं। और हमारा भी एक स्पष्ट समाज में सामाजिक जिम्मेदारी के नाते स्पष्ट संदेश है कि अधिकारी समय से अपना काम करे, काम नहीं करे नहीं, समय से अपना काम करे, उनकी जिम्मेदारी है। वो एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। भाई वो जेई का ही तो काम है कि पानी कैसे आएगा, वो जेई का ही काम है लाइट कैसे आएगी। अगर मैं आपको एक बात कहूं अंजनी जी, जब हम रोड में चलते हैं पहले छोटा सा गड्ढा होता है, आप देखोगे कहीं पे चलते फिरते हम इग्नोर करते हैं, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना उसको भरने की, आपकी भी नहीं है। लेकिन उस पीडब्ल्यूडी के उस रोड को जो संरक्षण करता है, जो बाद में उसमें जहां पे एक गड्ढे को फिल करने में मान लीजिए 1000 रुपए लगते, उसी में लाखों रुपए खर्च करने में मुझे लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अब तक। तो आपने कहा मैं इस सोच का व्यक्ति हूं कि आपने उसी समय उस गड्ढे को, छोटे से गड्ढे को भर देते, आगे पीछे नहीं टूटता और रोड चलती रहती। उस गड्ढे की वजह से फिर स्कूटर इधर से जाता है, गाड़ी इधर से जाती है, सब जाम लगता है, उसको क्यों नहीं फिल करा? इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आपको नहीं लगता सर इसकी जवाबदेही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उसी समय क्यों नहीं वो गड्ढा भर दिया जाता है जो 1000 में भर जाता? तो जो आप कह रहे हो कि मैं एग्रेसिव हूं, मैं एग्रेसिव नहीं, उस समय गुस्सा आ जाता है और वो जायज भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जायज गुस्सा है ये। और ये गुस्सा बरकरार रहेगा। आप सोचो अंजनी जी की ये गुस्सा नहीं, ये पीड़ितों का गुस्सा होता है, बिल्कुल बिल्कुल भरा हुआ गुस्सा होता है। नाजायज गुस्सा कभी मैंने अधिकारियों पे कभी नहीं किया। भुवन जी, आपको लगता है जैसे बलबुरपुरा जो है, अभी रेलवे ने भी निकाला है भाई जो भी मकान है वो ध्वस्त किए जाए, और ये मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अंजनी जी देखिए, जो आप बनबुलपुरा की बात कर रहे हैं, ये हल्द्वानी के ऊपर एक बदनुमा दाग, और जो कांग्रेस ने ये दाग लगाया, और मैं आपको बता दूं ये दाग छटने वाला है, और वहां पे ये हल्द्वानी का एक सजा हुआ ताज जैसा वो विकास होने वाला है। आप देखेंगे हमारी सरकार में ही उस जगह को आप एक देखेंगे कि कैसा हल्द्वानी के ताज की तरह काम कर रहा है, और ये दाग अब छटने वाला है, इसकी चिंता मत करिए। कोर्ट और सरकार का जितना काम था वो भी हो चुका है, और अभी एक उनके आवास जो जो लीगल लोग अगर उसमें हैं, एक सरकार ने अभी उसमें एक डेट दी थी, बीच में आपने देखा भी होगा अभियान चला था, सरकारी अधिकारियों ने अभियान चलाया था, और जो जो लोग लीगल होंगे उनकी सुनवाई होगी, और आपको भी पता है कितने लीगल होंगे और मुझे भी पता। तो अब इलीगल लोग नहीं रह पाएंगे, और लीगल लोग जितने होंगे उनके लिए सरकार ने एक पैरामीटर बनाए हैं, उस पैरामीटर में जो सेट होगा उसके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ठीक होने के बाद एक नई हल्द्वानी आपको दिखेगी सर। मैं चाहता हूं कि ये हल्द्वानी जल्दी से जल्दी एक सुंदर हल्द्वानी, और जो रेलवे की भूमि है उसमें रेलवे का जो एडिशनल मॉडिफिकेशन होने हैं, और जो नई और रेल लाइनें वहाँ पे आनी हैं, तो वो जब आएंगी तो और विकास होगा, और विकास की एक अच्छी पहल वहाँ से आएगी। अभी भुवन जी जो बीच में प्रचलन भी चला था, ये जो बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं हमारी देवभूमि में, और ये आके हमारे लोकल लोगों को परेशान कर रहे हैं, मंदिर में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, फिर नदियों के पास जाके शराब पी रहे हैं, तो इस बारे को इसको कैसे रोका जाए? और फिर बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी जो है उनकी वजह से चलती है। इस बारे में आप क्या बोल? बाहर वालों की वजह से उत्तराखंड में रोजी रोटी उनकी वजह से चलेगी उत्तराखंड की? मैं आपको बता रहा हूं ये देवभूमि है,
यहाँ के भगवानों की वजह से इनका जीवन चलता है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है। यहाँ के सैनिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि सरहदों पर जब उत्तराखंड के सैनिक हैं तब ये लोग शांति से अपने घर में सोते हैं। ये बताएंगे, ये हमारे को चलाएंगे। अगर आप बल्कि बाहर के कह रहे हैं, मैं चेतावनी दे रहा हूं दिल्ली हरियाणा के जो लोग यहाँ आध्यात्मिक ताकि ना आके आध्यात्मिक टूरिज्म को पिकनिक स्पॉट बना बैठे। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट अगर आपको चाहिए तो जहां पे बार खुले हैं, जहां पे पिकनिक होता है, जहां पे ये सब चीजें होती है, वहां जाइए आप। ये देवभूमि है, यहाँ आध्यात्म करने आते हैं तो आप आध्यात्म करने आए हैं। ये दिन में से शराब पी के अभद्र टिप्पणी करना और महिलाओं के साथ अभद्रता करना वहां के लोकल लोगों के साथ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो अपने पुलिस प्रशासन से ये कह भी चुके हैं कि जो यहाँ पे गाड़ियां हरियाणा दिल्ली की आती हैं उनकी यही चेकिंग हो जाए कि इसमें कुछ अभद्र चीजें तो नहीं है, ये वाकई में आध्यात्म टूरिज्म में आ रहे हैं या यहाँ अभद्रता करने आ रहे हैं, इसकी तो चेकिंग होनी चाहिए। अब तो हमने प्रशासन से भी कहा है, निवेदन किया है। हमने प्रशासन से कहा है कि साहब आप दिल्ली हरियाणा बाहर की जो गाड़ियां ऐसी लगती है उनकी यही ये आगे ही ना जा पाए। और उनका स्वागत है देवभूमि में, जो यहाँ के देवों को पूजने, यहाँ की हरियाली देखने, यहाँ का पर्यटन देखने अपार समय। हम तो इसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं इस एरियाओं को। आप आइए ना घूमने, आपका स्वागत है। और हमारे पहाड़ों जैसा स्वागत कोई कर सकता है क्या? पूरे विश्व में पहाड़ का आदमी सरलता के नाते, ईमानदारी के नाते, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई के नाते जाना जाता है सर। ये हमें जनवाएंगे। बिल्कुल मेरा सरकार से तो निवेदन हमने कर ही रखा है, चेतावनी है कि पुलिस प्रशासन इनको यहीं से देखना चालू करे जो बाहर की गाड़ियां। और बाहर वालों को चेतावनी है, ये देवभूमि है, इसको देवभूमि ही बनाए रखना है। आप आइए, आप यहाँ पे माता का ध्यान करिए, महादेव का ध्यान करिए, भगवानों का ध्यान करिए और आप घूमिए। बड़े रमणीक स्थल है, आप उन जगहों को एंजॉय करिए। लेकिन एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ अभद्रता फैलाइए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल सही बोले भुवन जी आप। भुवन जी, हमारे हल्द्वानी में आपने एक मेल मिलाप के लिए भुट्टा पार्टी जो है, ये इस तरीके से कार्यक्रम आप रखते हैं, साल में 1-2 बार रखते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में कैसे आया कि एक हम अपने लोगों को जोड़ के एकत्रित करके मेल मिलाप करके एक दिल से रिश्ता जुड़ जाता है, तो ये कैसे मन में आया, विचार आया? देखो अंजनी जी, पहाड़ ना अंदर बसाया हमारे, तो वो जो पहाड़ का मड हुआ, जो मैंने आपसे कहा, पहाड़ के मिलेट, पहाड़ का भोजन, वो हमें पता है कितना हष्ट पुष्ट है। और आज आपने देखा होगा कि हमारा प्रदेश, हमारा देश इस सब मिलेट भोजन की ओर चल दिया और हमारे पास उसकी अपार संभावनाएं थी और है, और आगे अब नई जनरेशन के लोग बढ़ा भी। तो जो ये नई जनरेशन मोमो चाउमीन और इस दुनिया में जा रही है, इन लोगों का टेस्ट डेवलप करने के लिए हमने विगत 5-6 वर्षों से एक ये देखा कि मिलेट का आयोजन, एक हमने क्या करा कि भुट्टे के अलग अलग प्रकार से, छोटे बच्चे को हो सकता है कॉर्न में टेस्ट आ जाए, पुराने हमारे बुजुर्ग कोई आएगा उसको उबला हुआ भुट्टा टेस्ट आ जाए, भुना हुआ भुट्टा तो आजकल आपने देखा होगा हमारे यहाँ का काफी टूरिज्म में भी बहुत बिकता है सर, बहुत चलता है, बहुत चलता है। तो भुट्टे के अनेकों, पॉपकॉर्न हो सकता है कोई छोटे बच्चे को, तो कहीं ना कहीं उसे पीछे कॉर्न है, भुट्टा है, मेरा भुट्टा है। तो मैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक कॉर्न के अलग अलग फ्लेवर लगा के अगर उनको बताऊंगा तो वो हेल्दी फूड होगा। ऐसे ही हमने मडवे का, मदिरे का, झिंगुरा जिसको बोलते हैं आप लोग, तो ऐसे जो हमारी पहाड़ी व्यंजन है उसका टेस्ट लगाना, और टेस्ट लगाने के साथ साथ अपने संस्कृति के साथ साथ
हम लोग वहाँ पे पहाड़ी संस्कृतियाँ, जो लोग पहाड़ों में हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनका सम्मान करना, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम साल भर में हम करते हैं। और वो अपना संस्कृति आधारित, अपने पहाड़ी व्यंजनों आधारित, और सब लोग अपने पहाड़ी व्यंजनों के साथ आनंद लय मिलने का कार्यक्रम रहता है, परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम रहता है। तो इसको करते आए हैं और प्रभु की इच्छा है कि करते रहेंगे। बिल्कुल भुवन जी। भुवन जी, अभी जो सड़क जो हमारी जो चौड़ीकरण हो रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें काफी पुरानी दुकानें जो थी, पुराने बिजनेसमैन जो थे, उनकी दुकानें भी टूटी हुई है। तो आपको कहीं लगता है कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पे ये बिजनेसमैन कुछ आपसे नाराज है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी चली गई सर, तो डेवलपमेंट की बलि चढ़ गई वो, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए अंजनी जी, जब विकास चलता है तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आप अपने अच्छे से घर का एक खाली फ्लोर ऊपर एडिशनल फ्लोर भी बनाएंगे ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, कहीं कुछ टूटता है, कहीं कोई नुकसान होता है, और नुकसान हुआ भी है। लेकिन उसके बाद जब आपका घर पूरा डबल स्टोरी का बन जाता है, जब सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तब आपको लगता है ये नुकसान बड़ा नुकसान नहीं था, अब फील गुड है। तो हल्द्वानी के व्यापारियों को भी उस समय दिक्कतें हुई, सबकी चीजें परेशान भी हो और होती भी है। आप सालों से जुड़े हो, आपके इमोशन, आपका व्यापार, और व्यापार तो ऐसी चीज है अंजनी जी की उस जगह के हिसाब से चलता है, अलग अलग जगह के हिसाब से। तो मुझे लगता है, लेकिन अब जो नए हल्द्वानी आप देखेंगे, रोडें चौड़ी हो गई हैं, उनके उस त्याग की वजह से मान लीजिए चौड़ी हो गई। आप उसको नुकसान करें, मैं उसको त्याग कह दे रहा हूं, तो उनके त्याग की वजह से रोडी चौड़े हो गई, हल्द्वानी अच्छा होगा उनका भी। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद वो नाराज नहीं है, कोई भी व्यापारी नाराज नहीं है। व्यापारी, आपने देखा होगा कि मोदी जी के साथ धामी के जान बढ़ बढ़ के हर जगह साथ आते हैं। उस समय नुकसान होता है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब ओवरऑल उसके रिजल्ट अच्छे हैं। जो विकसित हल्द्वानी का सपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हम लोगों का है, तो उनका भी सपना विकसित हल्द्वानी का है, क्योंकि उनके बच्चों का भी हल्द्वानी यही है, नेक्स्ट जनरेशन का भी तो हल्द्वानी यही है। तो जनरेशन टू जनरेशन जब चीजें विकास की ओर जाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द तो होता है सर, लेकिन इतना बड़ा दर्द नहीं है कि उसके लिए आप विकास के मॉडल को फेल करोगे। सब लोग हमारे साथ हैं। आप 2027 के अगले 10-20 साल तक चिंता मत करिए। बिल्कुल भुवन जी, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे हमारी महाराष्ट्र लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट में है, बंगाल है, वहाँ पे साउथ में भी यही है, गुजरात में भी यही है। हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज है वो बच्चों के सब्जेक्ट में क्यों नहीं है, स्टेट बोर्ड में क्यों नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में क्यों नहीं है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का अगर हमें कल्चर प्रमोट करना है तो ये लैंग्वेज जो है बच्चों को पता होनी चाहिए, हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज। तो इसके बारे में सरकार कुछ कर रही है आपकी? कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, और कुमाऊनी होने के नाते, कुमाऊनी व्यंजनों और कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ाने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी है इसके प्रति सोचने की। और मैं, आपने देखा होगा, जहाँ पे मौका मिलता है मैं कुमाऊनी ही बोलता हूँ। हमारे घर में पूरी कुमाऊनी ही बोली जाती है। लेकिन आपने जो विषय बताया बहुत अच्छा विषय है। आपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, आपका बंगाली में, गुजरात में गुजराती, ये सब लोग कहीं कहीं पे उनके सब्जेक्ट में, लेकिन अपने नित्य जीवन में सब लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन एक तरफ आपने बात सही कही कि हम नई जनरेशन से कहते हैं पहाड़ी बोलो या इस संस्कृति को आगे बढ़ाओ, लेकिन शुरू से उनके पाठ्यक्रम या उसमें वो चीज़ है ही नहीं। और घर परिवार में भी कितना समय माँ बाप या अब फैमिली, थोड़ा सा बच्चे दो ही अच्छे या आप एक ही अच्छे, या आप तो लोग शादी भी करनी है नहीं करनी, यहाँ तक कि डिस्कशन में आ गया। तो मेरा मानना है ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और हमने अपने कार्यक्रमों में इसके लिए कहा भी है, और सरकार को बार बार हम अपनी सरकार को भी ज्ञापन देते रहते हैं कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक एजुकेशन के सिस्टम तक, आपको लगता है कि वो 8 तक आना चाहिए,
या 5 तक में उतनी आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम बार बार और निवेदन आगे करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, पहचान, खान पान, इसको हम आगे बढ़ाना है। तो आगे तभी बढ़ेगा जब हम कहीं ना कहीं अपने पाठ्यक्रम में भी इन चीज़ों को लाएंगे, और इसके लिए हम बार बार निवेदन भी करते हैं। और मुझे लगता है सरकार हमारी इन सब चीज़ों में सोच रही है और जल्दी ही इन चीज़ों को भी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ेगी, जिससे कि हमारी भाषा, बोली, पहचान, खान पान, ये सब आगे निरंतर हम अपनी विरासत अपने बच्चों को देके जाएंगे। बिल्कुल। भुवन जी, थोड़ा सा मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करूंगा कि जैसे हमारे सिलवानी शहर के लिए और भी हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए शाम जैसी होती है, आप देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो ग्रुप बने, 10-12 लड़के खड़े हैं ग्रुप बना के बाइक लेके, कुछ 10-12 लोग अलग चौराहे पे खड़े हैं, ये लोग नशा करते हैं। बाइक बहुत तेज चलाकर खुद तो नुकसान करते ही हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। अभी आपने रिसेंटली काठगोदाम में भी सुना था, कुछ ग्रुप जो है आम आदमियों को परेशान कर रहे थे। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसमें पुलिस जो शासन है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, या आप लोग थोड़ा सा इसमें एक्टिव, थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाइए ताकि इसमें कुछ सुधार आ सके, क्योंकि इससे थोड़ा क्राइम रेट बढ़ रहा है। देखिए अंजनी जी, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों को नशे में हम पढ़ने भी नहीं देंगे और किसी को डालने भी नहीं देंगे। और जो ये नशे की बात आपने रोकने की बात कही, ये हमारे जो इस राज्य से मिली हुई जो बॉर्डर है, ये जो बाहर से नशा आ रहा है, इस नशे को रोकने की जरूरत। और मैं पुलिस प्रशासन को निवेदन भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं कि जो बाहर से नशा आ रहा है, पहले इसे रोकिए, इसके मूल को रोकिए जहां से आ रहा है। जब आएगा ही नहीं, आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरे को आगे आगे चेन बढ़ेगी नहीं, ये चेन यहीं रुक जाएगी और आदमी अपने दूसरे कामों में लगेगा। तो नशे को रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी सरकार में गंभीरता से काम कर रहा है। आपने देखा होगा बीच में काफ़ी ट्रक पकड़ी गई, काफ़ी लोग जो यहाँ पे जो आपने बताया कि अलग अलग पॉकेट पे इकट्ठा होकर रहते थे, चोरी चकारी नशा करते थे, इन सब चीज़ों पे आपने 1-2 साल से देखा होगा कड़ाई से, और दिन में चोरी हो रही है, शाम तक पकड़ के उनको जेल में भी ठूस दिया जा रहा है और उनकी तुड़ाई भी अच्छी होगी और ये तुड़ाई निरंतर जारी भी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन से और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो चाहे पुलिस पकड़े या हमारे हाथ आए, उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। ये बाहर से जो नशा आ रहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी हम नशे में नहीं खराब होने देंगे। बहुत बढ़िया। भुवन जी, 2027 विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो हल्द्वानी में क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे आप? क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे हल्द्वानी में? क्या क्या चीज़ें विकसित और हो आपकी नज़र से? बहुत चीज़ें हैं सर। अब वो होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने अपने मॉडल होते हैं विकास के। तो वो जब पार्टी नज़र डालेगी, जब मौका देगी, तो फिर उस पर भी चर्चा करेंगे क्या क्या मॉडल हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, कुछ करना है, कुछ करके दिखाएंगे, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समाज सेवा हमेशा जारी रहेगी। जी जी, समाज सेवा से पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। समाज में काम करते करते आप पॉलिटिक्स में कब घुस गए और कब, हम तो छोड़ो संगठन का काम करने लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करता हूँ, करके मुझे फक्र है। आज जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो आज गर्व से सीना चौड़ा होता है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। और सीना चौड़ा होता है जब बाहर जाता हूँ कभी, तो पता लगता है कि मैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो अब बड़ा फील गुड होता है। तो वो फील करने में जो मज़ा आता है ना सर, वो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और उस पार्टी का हूँ करके अपने आप में गर्व होता है। और समाज में काम करने की इच्छा बचपन से आई है।
और अब तो काफ़ी समाज में घुल मिल गए, अंदर सब लोगों के बीच में घुस गए, तो अब तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप पहले जिम्मेदारी उतनी नहीं थी, अब क्या होता है, आपका दायरा बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कुछ काम हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो बड़ा नर्वस भी होते हैं। किसी का काम हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। ये चलता रहता है, ये पार्ट है सर। लेकिन हाँ, सुबह से शाम तक यही रहता है कि कोई पीड़ित, कोई ज़रूरतमंद, जिसको समाज में हमें तन मन धन से जैसी ज़रूरत हो, जितना हो सके उसको उतना करते हैं सर, और करते रहिए। उस वक्त कुछ रैपिड फायर है, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री में आप योगी जी को ज्यादा बेहतर मानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी को? दोनों ही अपने हैं, दोनों ही उत्तराखंड के हैं। सर ये तो मैनिपुलेटिव आंसर है। कुछ ऐसा, कुछ सिंगल किसी को ऐसा पसंद है आपको कि नहीं, उत्तराखंड का कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली दोनों की अच्छी है, लेकिन मेरे उत्तराखंड के लिए मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। अच्छा। और जैसे आपने बोला कि देवीधुरा में आपका बर्थ हुआ, हल्द्वानी में आपकी कर्मभूमि है, तो दोनों में से अगर चूज किया जाए कि आपको बोला जाए कौन सी अच्छी जगह है, तो आपके लिए? अब हल्द्वानी मेरी कर्म भूमि है, तो मैं हल्द्वानी कहूँगा। जैसे हमारे पहाड़ी डिशेस होते हैं, मडुआ या गेहूं, आपको दोनों में से क्या ज्यादा पसंद है? मुझे मडुआ। अच्छा, जैसे खाने की अभी आते हैं, हम बात करते हैं, तो दाल मखनी आपको ज्यादा अच्छा लगती है या भटकी दाल अपनी पहाड़ी? भटकी दाल खा के देखिएगा सर, आप भी कहोगे भटकी दाल। अच्छा। और हमारे उत्तराखंड में आपको कौन सी फेमस जगह लगती है टूरिस्ट प्लेस, जो जहां आप जानते हैं आपको बड़ा पीसफुल लगता है? उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है? देखो सर, पूरा उत्तराखंड पीसफुल है, वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन जहां जो आपका मन करता है कि भाई हाँ यहाँ आना चाहिए मेरा पहाड़, समय बिताने के लिए? मैं अपना पहाड़ चले जाता हूँ। देवीधुरा। हाँ, जब भी होता है तो पूरा पहाड़, पूरी ग्रीनरी, पूरा जो एक फील होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि मैं उस जगह को जिया हूँ। जब आप जगह को जिए हो, कि आपने देखा होगा पुराना पहाड़ को जो वाकई में फील करते हैं, वो एक ही जगह पे बार बार जाते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वही जगह उनको फिर अपनी और अपने महसूस करने वाली लग जाती है। तो मैं अपने पहाड़ चला जाता ऐसे कोई नेता जो आपको प्रभावित करते हो, पुराने जो हमारे लीडर हो पॉलिटिकल? हूँ। सीखने के लिए तो सभी नेता, जो बड़े नेता रहे हैं, कुछ न कुछ सिखा के गए हैं, हमारे पुराने नेता। और जिनकी जीवन शैली आपको प्रभावित करती है? जीवन शैली तो मेरे को आदरणीय खंडूरी जी की जो एक शासन चलाने की, और जो उनकी एक तरीका था, वो बहुत प्रभावशाली रहा। उनके डिसीजन और उनकी अकाउंटेबिलिटी और टाइम बाउंड, और क्योंकि वो भी आर्मी आर्मी एक फील्ड से। से थे, मैं भी आर्मी फील्ड से हूँ, और वो भी एक एक सोच के साथ और टाइम बाउंड सोच के साथ चीज़ों को करते थे। और मेरा भी वो नेचर रहता है कि टाइम बाउंड चीज़ें होनी चाहिए, आपने जो टाइम सेट किया उसमें वही सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आदरणीय खंडूरी जी। भुवन जी, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, हर एक मंदिर की अपनी मान्यता है। आपका कौन सा ऐसा फेवरेट जो है मंदिर है जो आपको लुभाता है, जो मन को आपके पीसफुल आपको लगता है कि नहीं यहाँ जाके मुझे बड़ी शांति मिलती है? ऐसा कोई मंदिर है? फेवरेट तो नहीं, लेकिन हाँ, हम तो पूरी कृपा माँ बाराई की है, और माँ बाराई के ही भगत हैं। और जब भी मौका मिलता है, देवी दुरा जहाँ बगवाल मेला होता है रक्षाबंधन में, आपने सुना हो, तो माँ बाराई की असीम कृपा भी है, और वहीं जाता हूँ अधिकतर। अच्छा। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। अच्छा भुवन जी, थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल पूछूंगा। आप शादीशुदा हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो घर के लिए समय निकाल पाते हैं? कभी भाभी जी की नाराज़गी रहती है, नहीं भाई हमेशा तुम समाज सेवा में ही रहते हैं, या थोड़ा घर के लिए भी समय निकाला करिए? क्योंकि मैंने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ में थोड़ा सा समाज सेवा जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बारे में थोड़ा नहीं, सा। इसमें मैं कोशिश क्या, उसको भी एक उसी टाइम बाउंड के हिसाब से रखता हूँ कि परिवार के लिए जो समय है तो परिवार को देना चाहिए। आपके सामाजिक, आपकी पॉलिटिक्स
तब आपके काम आएगी जब आपका परिवार आपके साथ होगा। और आपका परिवार आपके साथ दिल से तब होगा जब आप उनके साथ भी कुछ समय दिल से बिताओगे। तो ये तो एक जुड़ी हुई चीज़ है, तो मैं इसको ध्यान में रखता हूँ। और परिवार के साथ जब मौका मिलता है तो मैं जाते रहता हूँ सर। और मैं इसके लिए फेमस भी हूँ कि मैं परिवार को समय बहुत देता हूँ। नहीं, देना भी चाहिए सी, बिल्कुल देना चाहिए। वो जी, आप जैसे सामाजिक कार्य करते हैं, बच्चों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, किताब देना उनको, कंप्यूटर देना, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। आपका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी तो मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि अभी बीच में पिछले साल जो सर्दियाँ आई थी, आप जगह जगह जो नीडी लोग थे वहाँ आपने कंबल दिए, रजाई दी, ठीक है। वहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया, इवन आपने वहाँ पे रात को खाना भी बांटा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये माइंड में कैसे आया। ये समाज के जो जो जरूरत जिस समय होती रहती है, तो वो सब कार्य निरंतर अपनी टीम के साथ करते रहते हैं। जाड़ों में कंबल या गरीबों को जो भी जरूरत पड़ती है उसका। उसके बाद होली आयोजन आ जाता है, एक बड़ा होली आयोजन हम लोग करते हैं। और होली आयोजन भी आप आए भी थे मुझे लग रहा है एक बार, तो आप आइएगा। होली आयोजन भी हमने देखा था, यहाँ पे कहीं कहीं पे पुरुषों की होली होती है, कहीं कहीं पे महिलाओं की, ये अलग अलग चलती रहती है। और बच्चों की होली उस दिन होती है जिस दिन हमारे यहाँ एक दिन की होली मनाई जाती है, लास्ट जो होली का दिन जिसको कहते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, होली एक बड़ा त्योहार है, तो हम जो होली करते हैं उसको पूरे परिवार के साथ, पूरे दिन भर आप परिवार के साथ होली मनाइए। बच्चे भी लाइए, अपने माँ बाप को भी लाइए, आप भी आइए। और वहाँ पे एक पूरा होली गायन और रंगों के साथ होली करते हैं और बढ़िया प्रोग्राम रहता है। तो ये प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हम गर्मियों में डोनेशन, ब्लड डोनेशन और शरबत वितरण, ये सब कार्य करते रहते हैं। उसके बाद हमारा मोटा अनाज और मिलेट वाला कार्यक्रम। तो ऐसे साल भर में जो जहाँ जहाँ पे जिस समय जरूरत पड़ती रहती है वो करते रहिए। चुनाव के मुझे दौर पता है पे कि ही नहीं हाँ, करते। आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये बहुत मैं बोलूँगा कि इसको हमेशा लोग, पब्लिक याद रखेगी, ये दिल को छूने वाले काम है। मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि आपका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा है। कि जो बच्चे लोग आजकल जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं अनाथ आश्रम, उस पर भी देखिए कुछ अगर आप कार्य कर सकें, ठीक है। मैंने कई देखे हैं बुजुर्ग जो हैं रोड पे घूमते हुए, तो आप इस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आगे आप अगर कुछ कर सके बुजुर्गों के लिए। नहीं नहीं, हम ये वृद्धाश्रम कुछ यहाँ पर हाँ, है, वृद्धाश्रम हम जो उसमें है। कर रहे हैं। कुछ हमारे दिव्यांग जनों के लिए कटघरिया में सेवालय करके खुला है, अभी हमने वहाँ पे उनके साथ कुछ कार्यक्रम किए थे। और उनको भी कुछ जो जो ज़रूरतें थी, उनके किचन में कुछ ज़रूरतें थी, कुछ इन्वर्टर बैटरी, गर्मी में था इन्वर्टर बैटरी नहीं था, तो अभी हमने इन्वर्टर बैटरी या जो जो जब पंखे चाहिए थे उनको। तो जहाँ जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है सब उसको करते रहते हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, तो आप जो है कभी भी ऐसा कुछ होगा तो आप जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप हमें बताइएगा, और हम वहाँ पे बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करेंगे। और जिसको भी ज़रूरत है उसमें हम अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ वहाँ पे हर संभव प्रयास करते हैं। कोई भी हल्द्वानी का ऐसे ज़रूरतमंद को हम परेशान नहीं होने देंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता भी है सामाजिक कार्य करने के नाते, और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो हम आपस में सामूहिक प्रयासों से ये सब कार्य करते रहते हैं। कभी भी आप लोगों को, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि कभी भी ऐसी कहीं ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमें बताइएगा, हम लोग उसको जरूर भरकस प्रयास करके जो भी उनको हर संभव मदद करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप 2000 में हमारे बीजेपी से जुड़े हैं और पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। तो आपने जगह जगह हर एक हमारे सिटीज़ में काम किया, उसमें आपने काफ़ी बदलाव लेके आए। हर कोई आपका नाम लेता है कि आपने जो काम किया है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक तारीफ करती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं अपने आप को संगठन का सौभाग्यशाली कार्यकर्ता समझूंगा कि मुझे 2014 के बाद आपने देखा होगा जो हमारा पार्टी में
जिसको नरेंद्र मोदी युग भी आप कह सकते हो, भाजपा का एक नया दौर चालू हुआ। तो इस समय मुझे सोशल मीडिया और आईटी सेल में संगठन के नाते काम करने का मौका मिला और मैं प्रदेश की जिम्मेदारियों में था। तो मुझे उस समय काम करने का मौका मिला जब इसकी जरूरत थी और पार्टी इसमें ग्रो एक नया कर था, बिल्कुल पार्टी के लिए एक बिल्कुल नया काम था। तो बहुत अच्छा काम किया सर उस समय। लोग आज भी जो पुराने लोग मिलते हैं, जब मैं पूरे प्रदेश भर में संगठन के नाते या वैसे भ्रमण करता हूँ, तो सब लोग बताते हैं सर आपके समय में काम किया। काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है और संगठन में और आगे अपनी जिस काम को कर रहे हैं उसको और बखूबी काम करने का मॉरल सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। धन्यवाद अंजनी जी, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, और आपके बैठक अपनों की जो आपका चैनल है, और ये चैनल हमारा अपना, हम इसको अपना चैनल मानते हैं क्योंकि हल्द्वानी का चैनल है। और आप हल्द्वानी के लिए जब अपना चैनल होता है तो हल्द्वानी के लिए ज़्यादा सोचता है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। देखता हूँ कि आप हर जगह जो भी आपके पॉडकास्ट या इंटरव्यूज होते हैं उसमें हल्द्वानी की चिंता बहुत करते हैं आप। हल्द्वानी के आशीर्वाद है जी। नशे की, हल्द्वानी के गुंडों को ठीक करने की, हल्द्वानी मेरे से ज़्यादा तो आप सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा सर लगा आपसे ही कि आप, सीखते हैं सर, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत नहीं हैं। लेकिन इसको आप उठाते रहते हैं, आपकी क्योंकि मीडिया के नाते आप भी उठाते रहते हैं। पर आप जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को संज्ञान में लेकर समाज के साथ मिलकर ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको हम हर हमेशा इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह निभाएंगे। और आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को और आपको इस चैनल के उज्जवल भविष्य की, और ये हमारा अपना चैनल हल्द्वानी का चैनल है, तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि आप जो जो आपके औरों के साथ भी किए गए जो बातें होती है, मैं चैनल आपका देखता रहता हूँ, तो उसमें भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसमें सहयोग करना होता है तो हम निरंतर करते रहेंगे सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आप स्टूडियो आए। तो ये थे हमारे पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी बीजेपी से भुवन जोशी जी। दोस्तों नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नए चेहरे के साथ हमारे चैनल बैठक अपनों में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।